अरे सुषमा, मैंने तुमसे कई बार कहा है ना कि जो भी तुम्हें चाहिए होता है तुम मुझे लिख कर दे दिया करो। दरअसल मेरे पास काम ही इतना होता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। अजी, आप तो हमेशा सब कुछ भूल जाते हो। आप क्या सच में भूल जाते हो या फिर ये चाहते हो कि जो मैं चाहूँ वो मुझे ना मिले? अरे नहीं नहीं सुषमा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम जो भी चाहती हो, क्या आज तक तुम्हें नहीं दिया? बताओ, बोलो। हाँ हाँ, दिया है दिया है, लेकिन इन दिनों आप सब कुछ भूलने लगे हो। अरे भाग्यवान, भूल नहीं रहा हूँ। असल में जानती हो, रोज नई नई चीजें देना कुछ खास नहीं रहता। इसलिए सोचा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हफ्ते में एक दिन लाकर तुम्हारे सामने सब कुछ रख दूंगा। तब तो तुम खुश रहोगी, मुझे अच्छे अच्छे पकवान भी बनाकर खिलाओगी। हाँ, क्यों? सही कहा ना? जी ठीक है, देख लेंगे। वैसे सुनिए, आज आते समय एक बोरा बासमती चावल ले आइएगा, क्योंकि चावल खत्म हो गए हैं। ये लो, बिल्कुल जैसे ऑर्डर करोगे सामने लेकर आ जाऊंगा। और देखो जरा चारों तरफ, लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नदी के उस पार मेरी छोटी बहन है। पता नहीं उसने किस भिखारी से शादी कर ली। आप खुद ही देखिए, 2 वक्त की रोटी के लिए भी आंसू बहा रही होगी। हाँ तो बताओ, तुम्हारे जैसा सुख किसे मिला है? तुम्हारे पास तो आज हर चीज है, पहनने के लिए महीने में 5-7 नई साड़ियाँ, सोने चांदी के जेवरात, हर चीज। और तुम्हारी वो बहन है ना, जिसे साल में एक कपड़ा भी नहीं मिलता। हाँ, ये तो है। आपने सचमुच मुझे बहुत अच्छे से रखा है। साथ ही मुझे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होती। गंगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। शादी की तो मैंने आज तक तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की। सुनिए, आप रोज उठते ही यही रोना क्यों रोने लगते हो? मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे पैसा दौलत या फिर चीज का कोई लोभ नहीं है। मैंने सिर्फ एक अच्छे दिल के इंसान को चाहा था। मैं इसी के लिए हमेशा ऊपर वाले से दुआ करती थी, और इसलिए मैंने आपसे शादी की। अरे तो पसंद का कोई तरीका तो होना चाहिए ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी खुद को पसंद नहीं करता। आप मुझे भी पसंद नहीं करते, ये बात आपकी बातों से झलकता है। अरे क्या कह रही हो तुम? अरे मैं तो इसलिए कह रहा था कि जब भी मैं दूसरे आदमियों को और उनकी पत्नियों को बहुत सारी चीजें देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैंने तो तुम्हें 6 महीने पहले सिर्फ एक साड़ी दी थी, वही अब तक पहनी हुई हो। जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी है उसमें मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ इस घर में शांति के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। अब मैं नदी किनारे जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने के लिए। बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है अब? जी ठीक है, अच्छे से जाइएगा और शाम को जल्दी आ जाइएगा। जिसके बाद सागर घर से नदी किनारे जाकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। वो जैसे तैसे करके मछलियों को पकड़कर उन्हें बाजार में बेचने जाता है। झींगा, फरा, पुठिया, हर तरीके की मछलियाँ ले लो। मछलियाँ ताजी ताजी मछलियाँ। अरे भैया, कैसे देवत हो मछलियाँ? बस भैया 60 रुपया किलो ले लो, बहुत ताजी मछलियाँ हैं। अच्छा ठीक है, 1 किलो कर दीजिए और ये लीजिए तोहर पैसा। जिसके बाद सागर मछलियाँ तौल कर उस आदमी को दे देता है। ऐसे ही कई ग्राहक सुबह से शाम तक सागर के पास आते हैं और उसकी मछलियाँ खरीद लेते हैं। आज की बहुत अच्छी कमाई हो गई, अब मुझे घर चलना चाहिए। ऐसा कहकर सागर घर की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंचकर अपनी पत्नी गंगा से कहता है, अरे भाग्यवान, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है। अच्छा, सच में? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ, ये बात तो ठीक है। मैं मछलियों को दाना डालकर आता हूँ, बेचारी भूख से भूखी होंगी। आखिर हमारी रोजी रोटी भी तो उन्हीं से जुड़ी है ना। जी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम रात में तो उन्हें दाना डालते हैं और सुबह उन्हीं को पकड़ कर बेच आते हैं। अरे भाग्यवान, अब हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर पापी पेट का जो सवाल है। लेकिन हम थोड़ी ना उन मछलियों को खा रहे हैं। अच्छा अब तुम ही बताओ, अगर हमारे पास कोई दूसरा चारा होता तो हम लोग क्यों मछलियों को पकड़ते? हाँ, ऊपर वाला भी तो अच्छे से जानता है ना कि हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। जी सही कहा आपने। ठीक है, जाइए और उन्हें खाना खिलाकर जल्दी आ जाइएगा। तब तक मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। ठीक है। इसके बाद सागर नदी किनारे जाकर उन मछलियों को दाना डालता है और कुछ देर बाद वो वापस आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ खाना खाकर सो जाता है। गंगा और सागर का ऐसे ही ये रोज का काम था।
उतने ही क्रूर और घमंडी गंगा की बहन सुषमा और सागर का भाई महेश थे। ये दोनों अमीर होने के कारण किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। एक दिन, बेटी बेटी, कोई घर में है? कोई एक गिलास पानी पिला दो। इस बुढ़िया को बहुत तेज प्यास लगी है। अरे आ गई भिखारिन कहीं की। अभी तूने पानी मांगा है, कुछ देर बाद खाना मांगेगी, उसके बाद पैसे मांगेगी, और हो सके तो तू मेरा घर भी मांग ले। चली जा यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं बेटी, मुझे तो बस थोड़ा सा पानी चाहिए था, और ज्यादा कुछ नहीं। अरे ओ बुढ़िया, तू जाती है या बताऊं तुझे अभी? बेटी, जिस अमीरी का तुझे घमंड है, एक दिन ये घमंड तेरा चूर चूर हो जाएगा। इस बुढ़िया का श्राप है। मैं तेरी ये गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाली। चली जा यहाँ से। ऐसा कहकर वो बुढ़िया वहां से चली जाती है। वो चलते चलते नदी पार करके गंगा के घर पहुंच जाती है और उससे पानी मांगती है। एक गिलास पानी पिला दे, तेरा बड़ा ही उपकार होगा। मैं बहुत दूर नदी के उस पार से आ रही हूँ। अम्मा, आपको उस तरफ किसी ने भी पानी नहीं दिया? नहीं बेटी। ऐसा कहकर बुढ़िया गंगा को सारी बात बताती है। अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। और जिसने आपको पानी नहीं दिया वो मेरी ही बहन है, जो थोड़ी सी घमंडी है। ये बात बताकर गंगा उस बूढ़ी अम्मा को पानी दे देती है। अब अम्मा पानी पीकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती है। बेटी, आज तूने इस बुढ़िया अम्मा की प्यास बुझाई है। आज से तेरे तकदीर की चाबी खुलने वाली है। आज से तेरी गरीबी मिट जाएगी। और रही बात तेरी अमीर बहन की, तो उसे भी उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ध्यान रहे, ऊपर वाला हर एक इंसान के कर्मों का फल इसी जन्म में देता है, और हर इंसान को अपने किए की सज़ा इसी जन्म में चुकानी पड़ती है। अम्मा, आपने मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। बाकी ये कर्मों का लेखा जोखा तो अब ऊपर वाले ही जाने। अगर अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया हो तो ऊपर वाला माफ़ करे, लेकिन हमने कभी जानबूझकर कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। मुझे पता है बेटी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और ये ले कुछ दाने हैं जो मछलियों को खिलाने में काम आते हैं। शायद तेरा पति मछुआरा है, उसे ये दे देना, कि उसके काम आएगा। जी अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो अम्मा वहां से चली जाती है और शाम को सारी बात गंगा अपने पति सागर से बताती है, जिसे सुनकर सागर कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया गंगा, उन अम्मा की मदद करके। ठीक है, हमारे खाना खाने का भी समय हो रहा है, उससे पहले मैं जाकर मछलियों को खाना खिला कर आता हूँ। लाओ, उन अम्मा ने जो दाने दिए हैं वो भी मैं मछलियों को डालाता हूँ, और साथ में मैं कल सुबह के लिए मछलियाँ भी पकड़ लाऊंगा। जी ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद सागर नदी किनारे जाकर पहले मछलियों को दाना डालता है और उसके बाद जाल नदी में फेंक देता है। बस ऊपर वाले जल्दी से मछलियां फंस जाए ताकि मैं जल्दी से घर जा सकूं, और गंगा भी मेरा इंतजार कर रही होगी। हे मछलियों की देवी, हमें माफ कर देना, हम अपने इस पापी पेट के लिए आपको पकड़कर बेच रहे हैं। सागर इस तरह अपने आप में बड़बड़ाते हुए मछलियां पकड़ता है। कुछ ही समय में उसके जाल में बहुत सारी मछलियां आ जाती है। अरे ये क्या, आज तो बहुत ही जल्दी इतनी सारी मछलियां फंस गई, क्या बात है। चलो अच्छा ही है, मेरा समय बच गया। जिसके बाद वो उन मछलियों को इकट्ठा करके अपनी टोकरी में भर के आ जाता है। अरे भाग्यवान, आज तो गजब ही हो गया। आज तो नदी किनारे जाते ही, जाल लगाते ही मछलियां पकड़ में आ गई, नहीं तो घंटों लग जाता था मछली पकड़ने में। अच्छा दिखाइए तो, भला कितनी बड़ी मछली पकड़ी है आज आपने? गंगा के इस तरह कहने पर सागर जैसे ही टोकरी से कपड़ा हटाता है, वो देखकर चौंक जाता है। हैं? अरे ये क्या, मैंने तो मछलियां पकड़ी थी, ये तो हीरे जवाहरात कैसे बन गए? ये क्या चमत्कार हुआ? ये किसने किया? ये क्या सागर जी, ये तो हीरे जवाहरात हैं।
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया ये। मुझे लग रहा है ये उन बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद है। आज आपने उन्हीं के दाने डाले थे ना। उन्होंने कहा था कि आज से हमारी तकदीर बदलने वाली है। ये सच में उन बूढ़ी अम्मा और ऊपर वाले की कृपा है। हाँ, तुम सही कहती हो। एक तरफ सागर और गंगा हीरे जवाहरात से माला माल हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुषमा और महेश का दिवालिया निकल गया था। सुषमा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी में आग लग गई और हमारा ये घर भी उस कंपनी के लोन चुकाने के लिए कम पड़ रहा है। क्या? पर ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, मुझे तो बस यही लग रहा है कि हमारे कर्मों का ही फल है ये सब। हमें हमारे पाप नहीं डुबो दिया। इधर महेश और सुषमा फूट फूट कर अपनी किस्मत को कोस रहे थे, तो वहीं गंगा और सागर अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। मैंने कहा था ना कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो, उतना मीठा जल मिलता है। आज भी मुझे इनके फोन में कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ तो है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ। पर क्या? दरअसल राधिका को अपने पति पर शक है। उसको शक है कि उसका पति आलोक का चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। इसलिए आलोक जब भी ऑफिस से लौटता है, तभी राधिका उसका फोन चेक करने लगती है। इस बात को लेकर दोनों में काफी ज्यादा कहासुनी होती है। लेकिन राधिका को यह शक हुआ कैसे? आखिर किसके साथ चल रहा है आलोक का चक्कर? ये जानने के लिए हमें इस कहानी के शुरुआती भाग में जाना होगा। राधिका एक भोली भाली, सीधी साधी, संस्कारी लड़की है। आज से 2 साल पहले उसके माता पिता ने उसकी शादी आलोक के साथ करवा दी थी। उसके बाद राधिका अपने ससुराल चली आती है। ससुराल में बड़ा घर और बड़ा परिवार देखकर राधिका खुश हो जाती है। वाह, मेरे माँ पिताजी ने तो बड़ा ही अच्छा ससुराल खोजा है मेरे लिए। मुझे ऐसा ही ससुराल शुरू से चाहिए था। फाइनली अब मुझे लग रहा है कि जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया है। राधिका एक संस्कारी बहू की तरह अपने ससुराल में काम करने लगती है। ससुराल में उसकी सास ममता और जेठानी, जिसका नाम मधु है, राधिका और मधु दोनों ही एक अच्छी बहन बन जाती हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में राधिका को आलोक पर संदेह होने लगता है। कुछ तो गड़बड़ है। उनका पूरा ध्यान मुझ पर नहीं रहता, वो कहीं खोए खोए से रहते हैं। लेकिन कैसे पता करूं कि असल में बात क्या है? अगले दिन आलोक काम से घर लौटता है और राधिका ने उसका फोन मांग लिया। सुनिए जी, जरा फोन दीजिए अपना। क्यों? तुम्हें मेरा फोन क्यों चाहिए? तुम्हारा फोन कहाँ गया? अरे वो मेरा कल फोन पानी में गिर गया तो खराब हो गया था, इसलिए मैंने उसे बनवाने के लिए दुकान पर दे दिया है। क्यों, आपका फोन मुझे नहीं मिल सकता क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लो। आलोक राधिका को फोन देकर नहाने चला जाता है। राधिका फोन का कॉल मैसेज काफी देर तक चेक करती है, लेकिन उसे कोई भी शक करने वाली चीज नहीं मिलती। इसमें तो कुछ भी नहीं है। शायद मैं ही पागल हो गई हूँ। ओवर थिंकिंग कर करके मैंने अपना दिमाग खराब कर लिया है। राधिका ने फोन रख दिया और खाना खाकर सो गई। रात को मच्छर काटने के कारण से अचानक से राधिका की नींद टूट जाती है और उसने देखा कि उसके बगल में आलोक नहीं है, साथ ही उसका फोन भी नहीं है। अरे ये क्या, आलोक जी इतनी रात को कहाँ गए? और फोन भी यहाँ पर नहीं है, जरा देखूं तो। राधिका उठकर कमरे से बाहर गई, लेकिन उसे आलोक कहीं भी नहीं मिला। राधिका ने घर के अंदर सभी जगह पर ढूंढा, लेकिन आलोक का कहीं अता पता नहीं था। राधिका कमरे में चली आई और सोचने लगी, रात के 2 बज रहे हैं, इतनी रात को वो कहाँ गए होंगे? हर जगह ढूंढ लिया। तभी आलोक कमरे में घुसा। अरे राधिका, तुम इतनी रात को जगी हुई हो? हाँ, वो मैं आपको ही ढूंढ रही थी। आप कहाँ चले गए थे? दरअसल मुझे ना थोड़ी नींद नहीं आ रही थी, तो बस यूं ही छत पर टहल रहा था। राधिका ने अपने मन ही मन सोचा। हो सकता है शायद आलोक जी छत पर ही टहल रहे हो, क्योंकि मैंने छत पर जाकर तो देखा ही नहीं। बड़ी बहू, घर में नई बहू आई है, आज नैतिक के साथ झगड़ा मत करना। हाँ हाँ माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे झगड़ा सिर्फ मैं ही करती हूँ। आपका बेटा तो जैसे दूध का धुला हुआ हो, हर जगह तो गलती सिर्फ मेरी ही होती है। उस रात को मधु और नैतिक ने बहुत झगड़ा किया। उसके बाद नैतिक फिर से चला गया।
ये सब जानकर आलोक ने राधिका से कहा, बेचारी भाभी कितना कुछ सहती है ना, यहाँ पर भैया उन्हें कुछ समझते ही नहीं है। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। राधिका ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आलोक भी ऑफिस चला गया। दोपहर को खाना बनाते हुए मधु अपना फोन रसोई में रखकर किसी काम से अपने कमरे में चली गई। राधिका ऐसे ही रसोई में खाना बनाती रही। तभी मधु का फोन बजने लगा। राधिका ने देखा कि उसकी जेठानी के फोन में देवर लिखा हुआ है। राधिका को थोड़ा अजीब लगा। ये आलोक जी दीदी को क्यों फोन कर रहे हैं? मेरा फोन तो मेरे पास ही है। राधिका ने मधु का फोन उठा लिया और कुछ नहीं बोला। उधर से आलोक की आवाज आई, हेलो माय स्वीट हार्ट, खाना बन गया है क्या? अगर बन गया हो तो गरम गरम खाना अपने नरम नरम हाथों से मुझे भी खिला दो। राधिका के ऊपर जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जेठानी के साथ उसके पति का चक्कर चल रहा है। उसने तुरंत फोन रख दिया। ये जो मैंने सुना, ये क्या सच था? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या करूं? अभी जाकर दीदी से पूछूं क्या? नहीं, अभी पूछकर कोई फायदा नहीं होगा। मुझे उसके लिए पक्का सबूत चाहिए। राधिका ने यह सोचकर किसी को कुछ भी नहीं बताया और हर रोज की तरह स्वाभाविक तौर पर काम करने लगी। शाम को आलोक लौटा और राधिका ने रोज की तरह आलोक को चाय दी। उसने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। रात को राधिका सो तो गई, लेकिन वो सोने का दिखावा करती रही। उसे पक्का यकीन था कि आज रात को कुछ न कुछ तो होने वाला है। आज रात जो भी होगा वो मेरे फोन में कैद हो जाएगा। रात के करीब 1 बज रहे थे। जहां सभी लोग सो गए थे, तब आलोक अपने बिस्तर से उठा। उसने सोचा कि राधिका सो गई है। आलोक चुपके से अपने कमरे से बाहर चला गया। वो चले गए, अब मुझे भी चुपके से जाना होगा। राधिका भी चुपके से बाहर चली गई और मधु के कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसने देखा कि मधु के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। ये रहा, ये दरवाजा तो खुला हुआ है। वो इसी कमरे में गए होंगे, मुझे पक्का यकीन है। राधिका के हाथ में उसका फोन है। वो दरवाजे के खुले हुए हिस्से से कमरे के अंदर जाती है और जो देखती है वो देखकर उसका होश उड़ जाता है। वो देखती है कि आलोक मधु के गोद में सर रखकर सोया हुआ है और मधु उसके सिर पर हाथ फेर रही है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। भैया आपके साथ इतना झगड़ा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भैया से थोड़ी प्यार करती हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। राधिका ये सब कुछ देखती रही और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद वो चुपचाप से अपने कमरे में लौट आई और चुपचाप आकर सो गई। कुछ देर बाद आलोक भी कमरे के अंदर आया और राधिका को सोता हुआ देखकर वो निश्चिंत हो गया। इसके बाद आलोक और मधु हर रात को ऐसे ही मिलते रहे। 1 महीने बाद नैतिक घर लौटा और खाना खाने बैठा। मधु ने खाना दिया। नैतिक ने एक निवाला लेते ही कहा, ये क्या है? ये भी कोई खाना है? एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो तुम खुद जाकर बना लो, मुझे तुम क्यों सुना रहे हो? हमेशा की तरह क्यों झगड़ता रहता है बहू के साथ? एक तेरा भाई भी तो है, क्या वो झगड़ता है अपनी पत्नी के साथ? आप चुप रहिए माँ, आपको कुछ नहीं पता है और आपकी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। ये सब मैंने तब कितनी बार कहा था कि इस लड़की से मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने तो मेरी एक बात नहीं सुनी थी। क्यों सुनूं मैं तेरी बात? इस घर में मैं जो कहूंगी वही होगा। नहीं माँ जी, ये आपने बहुत गलत किया था। किसी की गर्लफ्रेंड को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया आपने। ये बोलने के बाद सभी ने राधिका की ओर बड़ी हैरानी से देखा। ये क्या, मधु को सब कुछ पता चल गया? तो कहना क्या चाहती है बहू? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मधु दीदी और बड़े भैया एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। तो बहू, मधु किससे प्यार करती है? मेरे पति से। ये सुनते ही जैसे ममता को सदमा सा लग गया। क्या? कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो बहू, ये नहीं हो सकता। आलोक ने बात को घुमाने के लिए कहा, ये कैसी बेहुदा बातें कर रही हो राधिका? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये सब छोड़ो और मुझे खाना दो, चलो। हाँ, ये सब बेहुदा और बकवास है। नहीं, कुछ भी बकवास नहीं है। राधिका जो कह रही है वो सच है। राधिका आश्चर्यचकित हो जाती है। भैया, आपको भी पता है क्या? हाँ, मैंने शादी से पहले ही आलोक को मधु के साथ देखा था। वो कॉलेज से ही एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन माँ ने जब हम दोनों की शादी तय कर दी थी तब मैं हैरान हो गया था। हाँ, हमारे घर में शुरुआती समय से ही लव मैरिज को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी।
इसलिए मैं माँ को कुछ भी नहीं बता पाया। लेकिन मैंने माँ से कहा था मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है, लेकिन माँ ने कुछ भी नहीं सुना। बेफालतू में 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई। आपने सिर्फ अपनी जिद की वजह से हम चारों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया माँ जी। ममता ये सब सुनने के बाद और समझने के बाद रो पड़ती है। मुझे माफ कर दो तुम लोग, मुझे माफ कर दो। मैं तुम सबकी गुनहगार हूँ। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। आखिर प्यार को रोका नहीं जा सकता। बोलो मेरी क्या सजा होगी? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको इन दोनों की शादी करवानी होगी। मधु और आलोक शर्मा गए। ममता मान गई। आखिर ऐसे दिखावे की शादी से प्यार भरी शादी 1000 गुना बेहतर है। नैतिक और मधु की शादी करवा दी गई। वो दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगे। राधिका और नैतिक ने भी अपना अपना रास्ता देख लिया। वो दोनों भी इस दिखावे के रिश्ते से नहीं बनना चाहते थे और इस तरह प्यार की जीत हुई।